कोरोना वायरस पे तो जो अब नई इन्फॉर्मेशन आई है वो क्या है? जैसे आज भी अखबार में मतलब बहुत हेडलाइंस लगी हुई हैं कि कोरोना ब्लास्ट हो गया। अब जितना टेस्ट करते जाओगे उतने बन जाएंगे। अब दिल्ली में केसेस ज़्यादा क्यों है? क्योंकि दिल्ली में टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है। ये कोई साइंस नहीं है, दिस इज़ नो साइंस, ये साइंटिफिक फैक्ट्स पे बेस्ड नहीं है। ये एक प्रेस पे, मीडिया पे चलाया जा रहा कैंपेन है। तो जो इतने सारे केसेस हो रहे हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? नंबर इसका बढ़ना घटना ये एक मिथ है जिसको जानबूझ के उछाला जा रहा है। नंबर आप जितने टेस्ट कर लोगे उतनी पॉजिटिव आ जाएंगे। इसके अंदर एंटीबॉडीज का कितना रोल होता है? तो वायरल इन्फेक्शन में एंटीबॉडीज़ का रोल बहुत कम कहा जाता है। एंटीबॉडीज ने तो सेल के बाहर काम करना है, सेल के अंदर तो काम नहीं करना। तो वायरस तो सेल के अंदर है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अमर सिंह आजाद जी। डॉक्टर आजाद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी सभी श्रोताओं को। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ पर कई दर्शकों ने ये सवाल भेजा है कि हमें डॉक्टर साहब का परिचय दें, तो आप अपना परिचय दें सबसे पहले। तो वंदना, मैंने 1972 में मैं BBS की थी। उसके बाद 75 में मैंने MD की पीडियाट्रिक्स की, बच्चों की जी। और उसके बाद 81 में मैंने की MD कम्युनिटी मेडिसिन। MD कम्युनिटी मेडिसिन का मतलब होता है जो डिजीज़ को लार्जर सोशल पर्सपेक्टिव के कैसे समझना है। जो आजकल ये सारा कोरोना वायरस का हुआ वो इसी की MD है वो। और 72 से मैं मेडिकल प्रोफेशन में काम कर रहा हूँ। दैट मीन्स अब हाफ ए सेंचुरी, आधी सेंचुरी होगी मुझे मेडिकल प्रोफेशन में काम करते हुए। जी। कोरोना वायरस पे नई से नई जो स्टडी आती जा रही है, नई से नई इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो जो अब नई इन्फॉर्मेशन आई है वो क्या है? बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन आ रही है वंदना। एक तो ये आ रहा है कि लगातार, पहली बात तो आप जो दुनिया के लेवल पे जो साइंटिस्ट इसको चैलेंज कर रहे हैं, जो WHO का व्यू पॉइंट है, CDC का व्यू पॉइंट है, या जिसको हम बोल सकते हैं कॉर्पोरेट व्यू पॉइंट, उसको ये कहना चाहिए रियल में कि जो फार्मा कंपनियों का व्यू पॉइंट है वो उसके खिलाफ उसको चैलेंज कर रहे हैं लोग। वो कम से कम 10 साइंटिस्ट तो US और ब्रिटेन में या यूरोप में है, और इंडिया में कम से कम 4-5-6 लोग जो हैं वो भी इसको चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद ये लोग अपना एजेंडा एज सच डिट्टो कर रहे हैं। जैसे आज भी अखबार में मतलब बहुत हेडलाइंस लगी हुई हैं कि कोरोना ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट का इतने 100 कुछ केस पॉजिटिव आ गए तो ब्लास्ट। तो ये कहीं ना कहीं रोज़ नई बात ये है। नई बात, दूसरी नई बात ये है कि अभी ये डेथ्स की बात नहीं कर रहे जी। अब ये बात भी नहीं कर रहे कि हॉस्पिटल में कितने सीरियस पेशेंट्स हैं, कितने वेंटिलेटर पे हैं, ये भी बात नहीं कर रहे। आज ये बात क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव कितने हैं, लगातार यही बात हो रही है। देखो, ये पॉजिटिव वाला बात एक बहुत बड़ा जोक बन गया है। अब पॉजिटिव बात केसेस का क्या मतलब है? पॉजिटिव जितने आप टेस्ट करोगे उतने पॉजिटिव आ जाएंगे, क्योंकि कम्युनिटी में एक वायरस स्प्रेड कर रही है तो वो करेगी स्प्रेड। को उसका लॉजिक होता है कि हर वायरस, रेस्पिरेटरी वायरस जब स्प्रेड करती है तो 5%, 6%, 7%, 10% तक भी, और रेयरली वायरस इससे 15% तक भी जाती है। तो इतने लोगों के में वो जाती है उस सीज़न में, पर्टिकुलर सीज़न में। आप 5% भी लगाओ, 4% भी लगाओ, जो लोग बोल रहे हैं, तो फिर भी आप इमेजिन करो कितने केसेस बनेंगे। अब जितना टेस्ट करते जाओगे उतने बन जाएंगे। अब दिल्ली में केसेस ज़्यादा क्यों है? क्योंकि दिल्ली में टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है। अब टेस्ट कर लो और उसको बढ़ाते जाओ। अब इंडिया 3rd आ गया या 4th आ गया। अब उसका अगर गोल्ड मेडल लेना है तो और टेस्टिंग शुरू कर लो, 1st नंबर पे आ जाओगे, क्योंकि चाइना के बाद तो आपका ही नंबर है। आबादी आपकी इतनी ज़्यादा है कि आपका गोल्ड मेडल तो बड़ा इजी आ जाएगा। जैसे आपका कोई कंपटीटर ही नहीं है यहाँ। चाइना कंपटीटर था, वो टेस्टिंग बंद कर दी उसने। आपका कोई कंपटीटर नहीं, बड़ा इजीली आप गोल्ड मेडल ले सकते हो। तो गोल्ड मेडल लेना तो बस उसकी टेस्टिंग और बढ़ा दो। ये कर रहे हो, वो दिल्ली वालों को कह रहे हैं फटाफट और टेस्टिंग करो। तो ये बड़ा अजीब फनी बातें हो रही हैं। पहले दिल्ली वाले अंदर नहीं आने दे रहे थे किसी को कि ये दिल्ली में इन्फेक्शन आ जाएगी तो पता नहीं हमको क्या हो जाएगा। अब दिल्ली से बाहर नहीं जाने दे रहे कि बाहर बच जाए। तो फर्क क्या पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये नहीं कि दिल्ली में कोई ऐसा धमाका हो गया। फ़र्क ये है कि वो टेस्टिंग ज़्यादा हो गई है, तो टेस्टिंग ज़्यादा होगी तो ज़्यादा पॉजिटिव आएंगे, तो उसके लिए आपको शोर डालने के लिए एक ग्राउंड मिल गई। तो ये सारी की सारी बातें कहीं ना कहीं रोज़ नई होती है, जिसको हमको समझना चाहिए कि ये कोई साइंस नहीं है, दिस इज़ नो साइंस, ये साइंटिफिक फैक्ट्स पे बेस्ड नहीं है। ये एक प्रेस पे, मीडिया पे चलाया जा रहा कैंपेन है। पर्टिकुलर दिशा में चल रहा है कैंपेन है, जिसकी पर्टिकुलर एजेंडा है, पर्टिकुलर उसके लोग हैं जो इसको प्रमोट करना चाहते हैं। तो ये सारे का सारा कहीं पर कहीं बहुत बड़ा एक झूठ का पुलंदा लोगों पे लादा हुआ है कोरोना के नाम पे।
कोरोना फ्रंट पे है, कोरोना एक एक्सक्यूज़ है, पीछे उनका अपना एजेंडा है, वो चलाना चाहते हैं वो। फिर जो इतने सारे केसेस हो रहे हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? तो केसेस तो वंदना, केसेस का मतलब ये नहीं कि अभी कोई वायरस ताज़ी फैल रही है और पहले नहीं फैल रही थी, क्योंकि ये लगातार प्रूव हो चुका है और इवन बहुत सारी साइंटिफिक एविडेंस है इसकी कि ये कोई नई वायरस होने की संभावना नहीं है। ये कोई पहले भी वायरस होगी या ये नहीं होगी तो इसकी कोई सिस्टर वायरसेस होंगी। क्योंकि जो वायरसेस का ये फंडा समझना जो बहुत ज़रूरी है कि वायरसेस जो होती है शेयर्ड होती हैं। जितने माइक्रोबियल लाइफ है वो पूरी की पूरी बड़ी लाइफ उसको शेयर करती रहती है। एनिमल्स की वायरसेस और हमारी वायरसेस, या कहीं भी वायरस होगी तो वो मूव करती है फ्रीक्वेंटली, तो कोई नई वायरस आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, लेकिन वो बदलती रहती है थोड़ी थोड़ी। बदलती क्यों है? क्योंकि वायरस को हमारा डीएनए यूज़ करना है। वायरस का एक गुण होता है कि वायरस जब तक उसको होस्ट का डीएनए नहीं मिलता तो वो वायरस की कोई औकात नहीं है, वो अपने मल्टीप्लाई नहीं कर सकती, है डेड, मरी हुई है, मुर्दा है वो। तो कब जीवित होती है? जब उसको होस्ट का डीएनए मिलता है, वो डीएनए के साथ कंबाइन करके फिर उसको मल्टीप्लाई करना होता है। तो जिस किस्म के भी होस्ट के साथ वो जाके मल्टीप्लाई करेगी वैसे करैक्टर ले लेगी वो। तो डीएनए तो बड़ा स्ट्रांग होता है, जो भी डीएनए आप लोगे किसी का तो उसके करैक्टर आप पे आ जाएंगे। कोई शेयर कर रही है वो, तो वो जो वायरस डीएनए शेयर कर रही है हमसे, तो वायरस वो एक बार कर लेती है और नहीं, थोड़ी सी नहीं हो जाती, थोड़ी सी। तो इसका मतलब ये है कि ये वायरस कोई नई नहीं है, इसकी सिस्टर वायरसेस पहले भी थी, तभी तो 4 से 5% लोगों में ये सिर्फ हुआ है, बाकी तो इन्फेक्ट ही नहीं हुए। और जो इन्फेक्ट हुए वो 80% एसिम्प्टोमेटिक है। क्यों? कि इसका मतलब है ये वायरस या तो यही वायरस पुरानी है या इसकी कुछ सिस्टर वायरसेस थी वो पहले थी। इसका मतलब अगर वो ये बिल्कुल नहीं होती, कोई बहुत ही अजीब किस्म की कोई फिनोमेना होता, तो ये तो 100% को इन्फेक्ट करती, फिर 100% को बीमार करती। ये तो नहीं हुआ, तो इटसेल्फ ही एविडेंस है कि ये तो वायरस पुरानी है। तो इसका मतलब ये कोई नया फिनोमेना नहीं है ये। तो इसलिए नंबर इसका बढ़ना घटना ये एक मिथ है जिसको जानबूझ के उछाला जा रहा है। नंबर आप जितने टेस्ट कर लोगे उतनी पॉजिटिव आ जाएंगे। टेस्टिंग पे डिपेंड करता है ये तो, नहीं तो वो जो इसका नेचुरल लॉजिक है जो कि इतने % लोगों में जाके इसको स्टॉप कर जाना है, वो होता है कि मान लीजिए ये 60% लोगों में चली गई तो उसके बाद इसकी जो स्प्रेड है वो ऑलमोस्ट बंद हो जाता है और इसी 80% में टोटली बंद हो जाता है। तो इसका मतलब पॉजिटिव केसेस का कोई मतलब नहीं है। ये जिसको कहते हैं मास बी फूलिंग ऑफ द इनोसेंट पीपल, मास बी फूलिंग ऑफ द इनोसेंट पीपल, कि उनको दिखा के डराया जा रहा है, जबकि साइंटिफिक किसी का इसका कोई मतलब नहीं है पॉजिटिव होने का। पॉजिटिव होना कोई अपने बढ़िया बात है, जितने पॉजिटिव होंगे उतना ही ज़्यादा ये रुकेगी, पॉजिटिव होने के बाद ही रुकेगी ये। तो इसका मतलब पॉजिटिव केसेस की कोई मीनिंग नहीं है। ये जानबूझ के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, डराया जा रहा है, और जो डर शुरू किया था वुहान से वही डर को लगातार परपेचुएट किया जा रहा है। साइंटिफिक एविडेंस इतने लोगों ने दी है कि ये आप जो कुछ बोल रहे हो गलत है, लेकिन उसके बावजूद ही मीडिया जो है, मेन स्ट्रीम मीडिया जो वो उस अपनी टोन को लो नहीं कर रहा, उसी टोन पे चल रहा है, क्योंकि जो एजेंडा उन्होंने रखा हुआ है कि ये एजेंडा हमको फुलफिल करना है, इसलिए वो उसको खींच के अभी कभी कहते हैं कि अक्टूबर में सेकंड पीक आएगी, कोई कहता है नवंबर में सेकंड पीक आएगी। ये सारी टर्मिनोलॉजी ने कहीं ना कहीं से ऐसे ले ली जैसे कोई ज्योतिष विद्या होती है ये। तो वो कोई ज्योतिष विद्या नहीं है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में दोबारा फ्लू सीजन शुरू हो जाना है, कोई ना कोई वायरस आएगी, क्योंकि अब तक फ्लू सीजन नहीं है जी। मई से लेके अक्टूबर तक फ्लू सीजन नहीं होता, वेस्ट में भी नहीं होता। वहाँ पर तो या तो फैलती नहीं है या बीमार नहीं करती, फैलेंगी भी तो बीमार नहीं करेंगी। अभी तो फ्लू सीजन नहीं है, अब अक्टूबर में फिर फ्लू सीजन शुरू हो जाएगा, तो फिर पीक कोई भी होगा तो कुछ ना कुछ पीक तो आएगी, नंबर ऑफ फ्लू केसेस बढ़ेंगे, तो सर्दी शुरू हो जाएगी नॉर्थन हेमिस्फीयर में। अब ऑस्ट्रेलिया में सर्दी शुरू होगी, वहाँ पे बढ़ेंगे। तो ये तो इसको क्या ये मतलब ये कुछ साइंस थोड़ा ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि एजेंडा अपना पूरा करना, उनको पर्टिकुलर एजेंडा है उनका, वो उन्होंने लेके आना, जब जोर ज़बरदस्ती ला रहे हैं वो, और फ्रंट पे करना है। कोरोना का एक्सक्यूज़ है, कोरोना के कंधे यूज़ कर रहे हैं, एजेंडा उनका अपना है। इसमें कोमोर्बिडिटी की बात की जाती है, वो क्या है? कोमोर्बिडिटी का मतलब यह है कि ये जो जैसे नंबर ऑफ डेथ्स की बात हुई थी ना, कि पहले इटली में हुआ कि नंबर ऑफ डेथ्स बहुत ज़्यादा है, फिर यूरोप के कुछ कंट्रीज़ में हुआ कि नंबर ऑफ डेथ्स बहुत ज़्यादा है। तो जब बाद में लोगों ने चैलेंज किया इस बात को कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोरोना से मर रहे होंगे, तो उसमें लोगों ने एविडेंस निकाल लिया। जैसे इटली में पोस्टमार्टम जब हुए तो पोस्टमार्टम में उन्होंने लिखा हुआ कि मेन कॉज ऑफ डेथ तो कोई और है, ये तो जस्ट पॉजिटिव है, मरने वाले में कोरोना भी पॉजिटिव था,
कोरोना से मरा ये नहीं, तो उसको बोलते हैं कोमॉर्बिडिटी। बहुत सारे केसेस में पॉजिटिव रिपोर्ट भी नहीं आई अभी, सिर्फ सिम्टम थे, रेस्पिरेटरी सिम्टम थे, सांस प्रणाली के सिम्टम थे उस बंदे में, मरने वाले में सांस प्रणाली के सिम्टम थे, उसको कोरोना लेबल कर दिया, या पॉजिटिव आ गया तो लेबल कर दिया। तो इसका कोई मतलब नहीं है कि वो कोरोना से मरा, इट इज जस्ट कि वो कोरोना पॉजिटिव था, या उसमें जो भी बंदा मरेगा लास्ट में सांस तो उसका रुकेगा ना, तो सांस रुकेगा तो सांस के सिम्टम भी आएंगे। हर मरने वाले में सांस के सिम्टम आते हैं, तो सांस के सिम्टम जिसमें आएगा उसको कोरोना में ठोक दो। या अगर रिपोर्ट पॉजिटिव भी आएगी कुछ लोगों की, क्योंकि 4-5% पॉपुलेशन में अगर वो पॉजिटिव है तो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव आएंगे उसमें, तो उसमें उसको तो मरा आदमी हार्ट अटैक से या शुगर से या किसी और बीमारी से, उसमें कोरोना भी पॉजिटिव था उसको, तो ये इसका मतलब था कोमॉर्बिडिटी। तो बाद में निकला क्या कि बहुत सारे लोग थे जो कोरोना से नहीं मरे थे, वो कोरोना सिर्फ कोमॉर्बिडिटी थी। तो इसका मतलब बाकी जो डेथ्स हैं वो सारी कोरोना के खत्ते में डली जा रही हैं। तो इसके लिए उसका बड़ा आंकड़ा बहुत ज़्यादा दिखा के लोगों को डराने के लिए। इसके अंदर एंटीबॉडीज का कितना रोल होता है? मतलब ये जो एंटीबॉडीज़ वाली डिस्कशन है ना, ये बहुत बढ़िया डिस्कशन है, क्योंकि आज प्रूव हो चुका है कि इम्यून सिस्टम जो होता है, इम्यून सिस्टम सिर्फ एंटीबॉडीज़ नहीं होता, इम्यून सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है। जैसे मान लीजिए हमारा लैपटॉप काम करता है, तो उसमें लार्ज नंबर ऑफ चीज़ों का कोऑर्डिनेशन होता है, तो ये काम करता है। एक छोटा सा पुर्जा भी इसका रुक जाए तो लैपटॉप कंप्यूटर वहीं रुक जाता है। तो ये जो इम्यून सिस्टम है, ये लार्ज नंबर ऑफ चीज़ों का समूह है इम्यून सिस्टम। एंटीबॉडीज़ उसमें सिर्फ एक चीज़ है। तो वायरल इन्फेक्शंस में एंटीबॉडीज़ का रोल बहुत कम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडीज़ ने तो सेल के बाहर काम करना है, सेल के अंदर तो काम नहीं करना, तो वायरस तो सेल के अंदर है। तो जो वैक्सीनेशन की बात करते हैं वो भी आप देख लो, वैक्सीन तो सिर्फ एंटीबॉडी बनाएगा, वही है ना। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हुए ना, ये तो देखा जाए तो कि एंटीबॉडीज जो होते हैं वो वैक्सीनेशन के अंदर, वैक्सीनेशन जो होता है एंटीबॉडीज को ही काम करते हैं, एंटीबॉडीज पर का ही। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि कोरोना उससे ठीक हो जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ये जो फ्लू वैक्सीन आया है, अब फ्लू वैक्सीन आ गया, अब कंपलसरी फ्लू वैक्सीन लग रहा है अमेरिका में, यूएस से सब में सबसे ज़्यादा लग रहा है। इंडिया में तो लोग लगवा ही नहीं रहे। इंडिया के लोग इतने सियाने हैं या सो वाइज, वो कहते हैं हमको ज़रूरत नहीं है, आप रखो अपने पास अपना वैक्सीनेशन। अमेरिका में भी सिर्फ 50% लोग लगवा रहे हैं, हर साल लगता है ईयरली, और उसके बाद भी फ्लू होता है, और फ्लू से डेथ्स भी होती हैं। ना तो डेथ कम हुई है, ना नंबर ऑफ केसेस कम हुए हैं, ना नंबर ऑफ आवर्स लॉस्ट कम हुए हैं। उस फ्लू की वजह से जितने लोग दफ्तर में नहीं जाते थे, ड्यूटी पे नहीं जाते थे, वो भी उतरेंगे। तो ये वैक्सीन भी लग रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वैक्सीन एक जस्ट खाना पूर्ति है, आपको सेटिस्फैक्शन होगी कि मैं फ्लू से नहीं मरूंगा क्योंकि मैंने फ्लू शॉट ले लिया, या लगाने वाले को फ़ायदा हो गया जिसने पैदा किया उस कंपनी ने। तो इसका मतलब, उसका मतलब तो है नहीं कुछ भी। तो ये वायरल इन्फेक्शन में यही होता है। वायरल इन्फेक्शन के वैक्सीनेशन बनाने ऑलमोस्ट बहुत मुश्किल है रेस्पिरेटरी वायरस से पर्टिकुलरली, क्योंकि रेस्पिरेटरी वायरस की स्प्रेड इतनी क्विक होती है, और क्विक स्प्रेड की वजह से वो म्यूटेट बहुत क्विकली करती है। जो वायरस बहुत तेज़ी से फैलेगी, मान लीजिए एक वायरस एक साल में 100 होस्ट में गुजर गई, तो 100 होस्ट के डीएनए से मिली ना वो, तो 100 होस्ट का डीएनए तो अलग अलग था, तो जितने डीएनए में गुजरेगी उतनी बार बदल जाएगी। तो फिर उसका वैक्सीनेशन तो पॉसिबल ही नहीं है। वैक्सीनेशन बन ही नहीं सकता। यही तो कह रहे हैं हम लोग। डॉक्टर बिसरूर राजा चौधरी भी यही कह रहे हैं कि ना तो एंटीवायरल ड्रग बन सकती है ढंग से, ना कोई वैक्सीन ढंग से बन सकता है रेस्पिरेटरी वायरस का। क्यों? क्योंकि ड्रग जो भी बनाओगे वायरस सेल के अंदर है, जो भी ड्रग वायरस को मारेगी वो सेल को भी मारेगी, क्योंकि सेल के साथ मिलके चल रही है। और जो भी वैक्सीन आप बनाओगे वो कामयाब नहीं होगा, क्योंकि अगले साल में वो वायरस बदल जाएगी। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? वंदना, सोल्यूशन इसका देखो, सोल्यूशन जो कोरोना वायरस है या फ्लू है, पहली बात तो हम ये समझें कि ये फ्लू की बात करें हम लोग, क्योंकि जो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि फ्लू की कोरोना सिर्फ एक वायरस है। फ्लू की 100 से ऊपर वायरसेस है जो फ्लू लाइक सिम्टम करती हैं। इसको इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस बोलते हैं, ILI। आप गूगल पे जो जाके अगर करोगे तो ILI में खुल जाएगी कि ILI से कितनी डेथ्स होती हैं। ILI से पूरी दुनिया में 2,90,000 से लेकर 6.5 लाख डेथ हर साल होती है दुनिया में। और इसी तरह अमेरिका में 60 जो 6 लाख और उसका 2 लाख समथिंग, वो नहीं, अमेरिका में 6 लाख नहीं है, अमेरिका में है 65,000 समथिंग 29,000 से लेके 65,000 तक डेथ हर साल अमेरिका में होती है।
और 2,90,000 से लेके 6,50,000, 6.5 लाख डेथ दुनिया में होती है ILI से। तो कोरोना भी एक ILI है, क्योंकि इन्फ्लुएंजा सेम सिम्टम है, कोई अलग चीज़ नहीं है, वही रेस्पिरेटरी वायरस है, वही उसका होस्ट है, वही उसकी जगह है। तो ILI की बात अगर करें हम लोग, तो सोल्यूशन उसका ILI का एक ही है कि वो है इम्यूनिटी। हम उस देश में रहते हैं जहाँ पे बहुत वंडरफुल सभ्यता रही है, उस सभ्यता को बड़ी समझ थी बीमारियों की, और क्योंकि फ्लू कोई नई बात नहीं है, जब से मनुष्य जाति बनी है तब से फ्लू चल रहा है, कोई फ्लू आज थोड़ी आया। इन लोगों के लिए जो जिन लोगों ने कंपनियों ने वैक्सीन बनानी उनके लिए कोई नई बात होगी, लेकिन मनुष्य जाति के लिए तो नई बात नहीं है ये। तो जब से मनुष्य जाति पैदा हुई तब से फ्लू चल रहा है। तो उसके लिए हमारे जो ऋषि मुनि थे, हमारे जो बुजुर्ग थे, पुरखे थे, उन्होंने टाइम टू टाइम वो बताते रहे कि ये ले लो, ये ले लो। तो उसके लिए आयुर्वेद में वंडरफुल सॉल्यूशंस हैं। उसमें कुछ सॉल्यूशंस हमारी होम रेमेडी की शक्ल में है जो आम लोगों को भी पता है। आई मीन ऑर्डिनरी पर्सन नोज, हमारी जो दादियाँ थी, नानियाँ थी, उनको भी पता था कि जुकाम हुआ तो ये वाली चीज़ लेनी है आपको, ये करो आप। तो वो हमको सबको पता है कि नाक में क्या डालना है, खाना क्या है, चाय क्या पीनी है, काढ़ा क्या पीना है। तो आयुर्वेद में तो पूरे का पूरा आयुर्वेद जो इम्यूनिटी पे खड़ा है, और एलोपैथी को छोड़ के सारे के सारे सिस्टम इम्यूनिटी पे खड़े हैं। होम्योपैथी भी यही कहती है कि आप बॉडी को स्टिमुलेट करो, बॉडी इम्यूनिटी बना लेगी अपनी, और बीमारियों से लड़ लेगी। कोई खास बात नहीं है बीमारियों से लड़ने की। तो ये पूरे का पूरा, नेचुरोपैथी भी ये कहती है। और फूड सबसे बढ़िया, जो सबसे उत्तम चीज़ है कि अगर हमारी डाइट ठीक हो, जो डॉक्टर विष्णुप्रिय राय चौधरी बार बार कह रहे हैं कि अगर आप डाइट ये वाली ले लो तो आपको कोई ना तो वायरस कुछ कहेगी ना कैंसर कुछ कहेगा। तो वो भी वंडरफुल साइंस है। ये भी हमारे पुरखों ने बताया हमको कि अच्छा भोजन क्या होता है, वो खाना खाएंगे तो अच्छे सेहतमंद रहेंगे। तो ये पूरे का पूरा कोई भी नहीं मरेगा उससे। ये जो लोग कह रहे हैं कि ये जो 65 से ऊपर वाले बंदे ज़्यादा वल्नरेबल है, ये वल्नरेबल है, तो वो कोई भी नहीं मरेगा, एक भी बंदा नहीं मरेगा फ्लू से। अगर हम जो हमारा आयुर्वेद का कंसेप्ट है, जो हमारा एंशिएंट कॉन्सेप्ट है, जो हमारा इंडिया की पूरी उसके विरासत पड़ी है हमारे पास, वो हमारी एक बहुत बड़ी धरोहर है। उसको हमको यूज़ करना चाहिए, और इम्यूनिटी अपनी बना के रखेंगे हम लोग, तो कोई भी वायरस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो फिर जो ये आयुर्वेद का सिस्टम है हमारे पास में, इसको वो मान्यता क्यों नहीं दी जाती है जो MBBS MD डॉक्टर को दी जाती है? देखो वंदना, ये बड़ी लंबी हिस्ट्री है इसकी कि जब ये लोग ये एलोपैथिक सिस्टम लेके आए, क्योंकि इसके साथ कमर्स जुड़ा हुआ था। जब इन लोगों ने दवाइयाँ बनाई, पहले बाहर वाले मुल्कों में बन के अंदर आती थी, फिर यहाँ बनने शुरू हो गई। अभी इंडिया की फार्मा कंपनियाँ भी पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करती हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक पूरे का पूरा एक वर्ल्ड लॉबी बन गया, ग्लोबल लॉबी है ये फार्मा का, जो सबसे रिचेस्ट लॉबी बोली जाती है। तो वो उनकी स्पेशलाइजेशन एलोपैथी है, जो केमिकल बेस्ड ड्रग्स है, क्योंकि वो बना सकते हैं इंडस्ट्री में। ये बननी है नेचर में, ये पौधा है, उसकी पहचान करो, उसको ऐसे करना है, उसको काढ़ा ऐसे बनाना है, उसको खाना ऐसे है। तो पूरे का पूरा एक फोक विजडम है। वो फोक लोगों में विजडम पड़ी है। तो वो उस विजडम को ये मोनोपोलाइज नहीं कर सकते। उनको मोनोपोलाइज करने की कोशिश करते हैं ये नहीं कि आयुर्वेद में ये कंपनियां नहीं आ रही, आयुर्वेद में भी आने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनमें उनकी पकड़ नहीं है। और उसको बांध करके अपनी फैक्ट्री में नहीं लेके जा सकते, क्योंकि लोग कहेंगे बताओ इसमें क्या, हम वो नेचर से खा लेंगे सीधा, आपकी क्या ज़रूरत है, आपको इतना महंगा दे रहे हो। ये जो कंपनियां आ रही हैं, बहुत सारी दवाइयाँ कंपनियाँ महंगी लेके आ रही हैं, लेकिन लोग पूछते हैं इसमें डाला क्या है बोलो। तो वो नेचर में पड़ा है सारा कुछ। तो सोल्यूशन जब नेचर में पड़ा है, फूड में पड़ा है, हमारी जड़ी बूटियों में पड़ा है, हमारे प्लांट्स में पड़ा है, तो हम क्यों महंगी दवाइयाँ लें। और ये प्रूव हो गया कि महंगी दवाइयाँ लेस इफेक्टिव हैं। जो नेचर से सीधा लेते हैं हम लोग वो ज़्यादा इफेक्टिव है, जो मॉडिफाइड है वो कम इफेक्टिव है। तो इसलिए उनका धंधा करना जो धंधा इसमें पॉसिबल नहीं है ज़्यादा, इसलिए ये लोग इसको प्रमोट नहीं करते और सिस्टमेटिकली किल करते हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है कि आयुर्वेद को कैसे कैसे पहले मुगलों ने किया, मुगलों ने इतना ज़्यादा नहीं कर सके वो, लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो सिस्टमेटिकली उसको किल किया गया। इवन जो वैद्याचार्य थे उनको मारा गया एपिडेमिक के दौरान। ये जो एपिडेमिक एक्ट लगा हुआ है, ये एपिडेमिक एक्ट उनके खिलाफ लगाया गया, उनके जेलों में डाला गया उनको कि आप इस प्लेग में आप ये दवाई नहीं दे सकते, अब दोगे तो हम आपको अंदर जेल में डालेंगे। अभी भी ये थ्रेट पड़ा कि आपको ये कह के कि आप मिसलीड करते हो लोगों को, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि ये वाली जो होम रेमेडी है, ये वाली आयुर्वेदिक दवाई, आप प्रूफ दिखाओ। तो अब कुछ प्रूफ दिखाए जा सकते हैं, इसलिए हम बात कर रहे हैं।
अभी तो साइंटिफिक स्टडीज़ होने लगी हैं, हल्दी पे भी हो गई हैं, एलोवेरा पे भी हो गई हैं, बहुत सारी जड़ी बूटियों पर रिसर्चेज हो रही हैं। तो अभी हम दिखा सकते हैं कि ये देखो ये पड़ी है इसमें, तो पहले तो नहीं थी। तो ये पूरा सिस्टमेटिक उसको डिस्करेज किया गया, डिमोरलाइज किया गया और किल किया गया, और उसमें कोई कैरियर नहीं डेवलप होने दिया। क्या जैसे आज बच्चों को आप पूछो आप कौन से कोर्स में जाना चाहोगे, तो वो कहेगा MBBS में जाना मुझे, BMS में नहीं जाना, क्योंकि उसमें कैरियर नहीं है। अब होम्योपैथी वाले को, BMS वाले को 20-25 हज़ार रुपया कमाई होती है, उसको 60-70 हज़ार 80 हज़ार से शुरू होता है वो MBBS वाला, तो उसका स्टेटस अलग है। हॉस्पिटल सारे के सारे जो है वो एलोपैथी के हैं। तो पूरे का पूरा सिस्टम जो है कॉमर्स वाला, जो कॉमर्स बेस्ड सिस्टम है, वो पूरे का पूरा डोमिनेंट है, उसकी दादागिरी है, पूरी दुनिया में भी दादागिरी है, यहाँ भी दादागिरी है। तो उसको कम्पीट करने के लिए अभी हम स्ट्रगल कर रहे हैं। आयुर्वेद जो है या बाकी पैथीज जो है वो स्ट्रगल कर रही हैं अपनी एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए, लेकिन वो मच बेटर है ऐसी डिजीज़ के मामले में। आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से यही अपील है कि देखिए, इसके डरने बढ़ने की कोई बात नहीं है। ये जो लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग है कि ये किसी काम के टूल्स नहीं है, इसको छोड़ना चाहिए, लॉकडाउन ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन से कोलेटरल डैमेज बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो जितनी इकोनॉमी पूरी डिस्ट्रॉय हो रही है, बिजनेस डिस्ट्रॉय हो रही है, लोगों की एम्प्लॉयमेंट जा रही है, लोगों को डीमोरलाइज और डिप्रेशन में जा रहे हैं, सुसाइड में जा रहे हैं, क्योंकि उनका जिसका रोज़गार नहीं होगा बेचारा क्या करेगा। वो अच्छा भला चल रहा था, उसका जो रोजी रोटी चल रही थी, वो सारा की सारा खत्म हुआ। तो ये लॉकडाउन ने पूरे का पूरा सिस्टम डिस्ट्रॉय कर दिया है। और उसके साथ ही जो स्टेट पावर है, वो उसका जो जोर जबरदस्ती हो रही है, मारकुटाई हो रही है, मास्क ना लगाने से चलान हो रहे हैं लोगों के, जबकि उसकी कोई साइंटिफिक प्रूफ ही नहीं है कि मास्क से। तो ये सारे का सारा जो सिस्टम है, इसको बंद करना चाहिए, और जो इसको लोगों को इसको अपोज करना चाहिए कि आप नॉर्मलाइज करो लाइफ को। जैसे वेस्टर्न कंट्री में, अमेरिका में लोग सड़कों पे आए हैं कि गिव द कंट्री बैक टू अस, हमारा कंट्री में हमें वापस चाहिए। तो ये हमको भी डिमांड करना चाहिए कि हमारा जो पहले वाला सिस्टम था उसको वापस लाओ, और ये सारे का सारा जो आप झूठ का धंधा कर रहे हो इसको बंद करो, और हमें अपना काम करने दो। और जो उसको हमको अगर फ्लू से बचना है तो हमारे पास उसके लिए टूल्स हैं, हमारे पास अच्छा खाना है, हमारे पास योगा है, हमारे पास नेचुरोपैथी है, आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, तो हम उसका इलाज अपने आप कर लेंगे। ना तो हमें किसी वैक्सीनेशन की ज़रूरत है, ना एंटीवायरल ड्रग्स की ज़रूरत है, ना वो बन सकती हैं। तो इसलिए हमको अपने बलबूते पे, अपने जो एंशियंट नॉलेज पे, और उसके एंशियंट नॉलेज के जो अब आज बैठे हैं लोग जो उसके ऊपर पहरा दे रहे हैं, उनके ऊपर ज़्यादा दारोमदार रखना चाहिए, बजाय एंटीवायरल ड्रग्स के और वैक्सीनेशन के, और ये जो फालतू की लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस जैसी अनप्रूव्ड अनसाइंटिफिक बातें हम पे ठोसी जा रही है, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी आप हो गए, डॉक्टर तरुण कोठारी हैं, और डॉक्टर सलीला तिवारी जी हैं, ये आप सभी इसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, तो आप एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होकर काम नहीं करना चाहेंगे? नहीं, हम एक प्लेटफॉर्म पे ही हैं, हम ना, ऐसी कोई बात नहीं, कोऑर्डिनेटेड है, कोऑर्डिनेशन है हम में, ऐसी कोई बात नहीं। जो बात करते हैं हम एक दूसरे को सुनते हैं। डॉक्टर खादरवली भी यही कहते हैं। डॉक्टर खादरवली भी कहते हैं, डॉक्टर जो BM हेगड़े हैं, BM हेगड़े भी वही कह रहे हैं। तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, कम से कम 10 लोग इंडिया में हैं, और कम से कम 10-12 लोग वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका में हैं, कम से कम 20-25 लोग हैं जो ये बात कर रहे हैं। तो ये 20-25 लोग जो बोल रहे हैं, लगभग वो कहीं न्यूट्रिशन पे और आयुर्वेद पे, और कहीं उनकी कॉमन डिनोमिनेटर वही हैं। उनके कहने का अंदाज अलग है, तरीका अलग है, लेकिन वो बातें वही हैं, बातें कोई अलग नहीं है। सरकार से कोई अपील करना चाहेंगे आप? हाँ, सरकार से अपील करना चाहेंगे, क्योंकि सरकार ये जो वेस्टर्न मॉडल है, ये या ना तो लोगों के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा है, ना हमारे बिजनेस के लिए अच्छा है, हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है। क्योंकि सरकार का तो फर्ज ये होता है कि लोगों की रक्षा करे, और यहाँ को जो हमारा लोकल बिजनेस है, छोटे छोटे बिजनेसमैन थे, करोड़ों की गिनती में वो था, तो उनको सेव करना है। तो ये हमको अपनी इनोवेशन करनी चाहिए। हमको जो अपने साइंटिस्ट हैं उनके साथ डिस्कशन करके एक नई इनोवेशन करनी चाहिए। हमें को पूछ ही नहीं रहा। और अगर आप पूछो तो अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट वाले डॉक्टर से पूछो तो वो कहता है WHO जो कहता है वो करना है, WHO ICMR को पूछो तो वो भी कहती है WHO से करना है। अब सेंटर वाला जो स्टेट वाले को पूछो तो वो कहता है जो सेंटर से इंस्ट्रक्शन आ रही है उसको करना है। तो आगे के आगे सब लोग इंस्ट्रक्शन मान रहे हैं, यस सर। तो ये यस सर वाला कल्चर जो है ये बंद करना चाहिए। ये आज के साइंटिफिक युग में ये यस सर वाला कल्चर नहीं होना चाहिए। साइंटिफिक बेस पे, साइंटिफिक एविडेंस पे और अपनी इनोवेशन करनी चाहिए हमको। इतना बड़ा कंट्री है 140 करोड़ का, तो हमको अपनी साइंटिफिक जो बेसिस है उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ना कि WHO की जो फार्मा कंपनियों का जो डोमिनेटेड सिस्टम है उसी को हमको फॉलो करना है। डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद ने आज आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताई। डॉक्टर आज़ाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।